करेंगे अणु संख्या गुणधर्म के अंदर। अणु संख्या गुणधर्म हमने पहले पढ़े थे, इनके अंदर हमने 3 अणु संख्या गुणधर्म के बारे में बताया था। एक था परासरण दाब, एक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, एक क्वथनांक उन्नयन, एक हिमांक में अवनमन। आज हम पढ़ेंगे चौथा और अंतिम अणु संख्या गुणधर्म, जिसका नाम है परासरण दाब। परासरण दाब पढ़ने से पहले हमें 2 चीजें समझनी होगी। प्रश्न बनता है कभी कभी कि परासरण और विसरण में अंतर बताइए, तो हमें ये 2 घटनाएं समझनी है, 2 क्रियाएं हैं कि विसरण क्या है, परासरण क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विसरण की। इस विसरण की घटना को समझने के लिए आप अपने घरों में एक प्रयोग करें। एक कांच से भरी पानी की गिलास लें, कांच की पानी की गिलास लें। उस पानी की गिलास के अंदर आप कुछ बूंदें जो है वो इंक की, या घर में यदि फिनाइल है तो फिनाइल की कुछ बूंदें उसके अंदर डालें और देखिए क्या होता है। आप देखेंगे कि जैसे ही पानी के अंदर आप इंक डालते हैं तो इंक जो है वो पानी के अंदर सभी तरफ एक समान रूप से फैलने लगती है। इसी घटना को हम विसरण कहते हैं। अब ये बात तो प्रयोगों से हुई, अब अगर हम इसको टेक्निकल शब्दों में कहें तो विसरण की घटना क्या होगी। तो आप देखें, पानी और इंक 2 प्रकार के द्रव है। एक द्रव निम्न सांद्रता का है और एक उच्च सांद्रता का है। पानी जो है वो क्या है, निम्न सांद्रता वाला द्रव है, और इंक जो है वो उच्च सांद्रता का द्रव है। तो हुआ क्या, यहाँ पर इंक जो है वो पानी के अंदर समान रूप से फैलता है, यानी उच्च सांद्रता वाले द्रव से अणु जो है वो निम्न सांद्रता वाले द्रव की तरफ फैलने लगते हैं। इस क्रिया को हम विसरण कहते हैं। विसरण क्या हुआ कि जब उच्च सांद्रता वाले द्रव से अणु निम्न सांद्रता वाले द्रव की ओर गमन करते हैं समान रूप से, तो इस क्रिया को हम विसरण कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं परासरण की। परासरण की क्रिया क्या है, तो इस परासरण की क्रिया को समझने के लिए, समझाने के लिए हम एक आपके सामने उदाहरण, एक प्रयोग प्रस्तुत करते हैं। इस प्रयोग के अंदर हमने एक कांच का आयताकार पात्र लिया है। इस कांच के आयताकार पात्र में हमने पानी, जल भर रखा है। जल जो है वो यहाँ पर निम्न सांद्रता वाला द्रव। इस पानी के अंदर अब आप क्या करो, एक फिसेल कीप, जिसको हम उल्टा लटका देंगे, और इस फिसेल कीप के मुंह पर हम एक झिल्ली लगाएंगे। उस झिल्ली को हम कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। शॉर्टकट में आगे से हम क्या कहेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली का, कि ऐसी झिल्ली जो अपने में से केवल एक ही अणुओं को, एक ही प्रकार के अणुओं को गमन करने देती है, आने जाने देती है, उस झिल्ली को हम कहेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली। इस अर्ध पारगम्य झिल्ली को इस फिसेल कीप के खुले हुए सिरे पर हमने लगा दिया। अब इसके अंदर हम एक रंगीन शर्करा द्रव भर देते हैं। क्या भर देते हैं बच्चों, शर्करा द्रव। शक्कर को पानी में घोलकर एक विलियन बना लें और उसमें थोड़ा सा कलर मिला दें ताकि हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। तो हमने इस फिसेल कीप के अंदर, क्या ये एक फिसेल कीप, इसमें भर रखा है रंगीन शर्करा द्रव, शक्कर का द्रव भर रखा है। और इसके फिसेल कीप के एक मुंह पर हमने क्या लगा रखी है, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा रखी है। कुछ समय बाद हम इसमें आकर देखेंगे क्या होता है। तो आप पाएंगे कि ये जो फिसेल कीप है, इसमें जो शर्करा द्रव है ये कुछ ऊंचाई तक ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, यानी इसके अंदर का आयतन जो है वो बढ़ने लगता है। द्रव इसमें गति करता है और एक जगह जाकर स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये द्रव जो है इस फिसेल कीप में ऊपर की तरफ गति कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जल जो है वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए इस फिसेल कीप में प्रवेश करने लगती है। ठीक है, तो जल से अणु जो है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर रंगीन शर्करा द्रव में विलीन होने लगती है। यह घटना हमारी क्या कहलाती है, परासरण। अब हम इसको परिभाषित कैसे करें, जल क्या है, यहाँ पर निम्न सांद्रता वाला द्रव है,
इसके अणु किसमें प्रवेश कर रहे हैं? शर्करा द्रव में, जिसकी सांद्रता जल से क्या है? अधिक। तो यदि अणुओं का, इसके अणु है यहाँ पर जल के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले द्रव की ओर गमन करते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परासरण। आप अपने घरों में अगर ये प्रयोग देखना चाहते हैं तो किशमिश की कुछ 2-3 किशमिश लेकर उसको पानी के अंदर रख दें, आप देखेंगे कुछ समय पश्चात किशमिश जो है वो क्या हो जाती है? फूल जाती है। तो किशमिश में भी क्या भरा हुआ है? शर्करा द्रव ही है। और पानी क्या करता है? शर्करा द्रव यानी किशमिश के अंदर प्रवेश करता है। तो इस क्रिया को आप कहोगे परासरण। तो विसरण और परासरण एक दूसरे के विपरीत प्रक्रियाएं हैं। विसरण में उच्च सांद्रता से द्रव निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, जबकि परासरण में अणु जो है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले द्रव की ओर गति करता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परासरण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा जो अणु संख्या गुणधर्म है उसका नाम है परासरण दाब, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। इस परासरण दाब को परिभाषित करने के लिए भी हम एक प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग में हम क्या करते हैं? एक कांच का आयताकार पात्र लेंगे। इस आयताकार पात्र को अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से 2 भागों में विभाजित कर देंगे। यानी पात्र के बीच में हमने एक क्या लगा रखी है? अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक भाग में हम इसके अंदर शुद्ध रूप से विलायक यानी जल भर लिया, सपोज विलायक भर देते हैं और इसके मुंह पर एक पिस्टन लगा देते हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं P1। जबकि दूसरे भाग में हम एक किसी सांद्रता वाला विलयन भर देते हैं, विलयन, और इसके खुले हुए सिरे पर एक पिस्टन लगा देते हैं, इसको मैं नाम दे रहा हूं P2। ये मान लेता हूं कि A स्थिति है पिस्टन P1 की प्रारंभिक स्थिति, और यहाँ पर इसकी प्रारंभिक स्थिति को मैंने कह दिया C है। इसको लगाने के बाद हम इसे छोड़ देते हैं। तो अब क्या होगा? बिल्कुल परासरण की तरह यहाँ पर भी निम्न सांद्रता वाले द्रव से अणु जो है वो कहाँ गमन करेंगे? उच्च सांद्रता वाले द्रव यानी विलयन की ओर गति करेंगे। जैसे ही विलायक के अणु विलयन में प्रवेश करेंगे, इस पिस्टन P1 की स्थिति जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी? नीचे की ओर गति करने लगेगी। पिस्टन P1 नीचे की ओर आने लगेगा। ये मान लेता हूं कि मैं पिस्टन कहाँ पहुंच गया? D पर पहुंच गया। इसी प्रकार जैसे ही विलायक के अणु विलयन में प्रवेश करेंगे, इसका आयतन बढ़ेगा, तो ये पिस्टन P2 जो है वो ऊपर की ओर गति करेगा, और ये मान लेता हूं कि स्थिति D पर जाकर रुक जाता है। तो पिस्टन P1 नीचे की ओर और पिस्टन P2 ऊपर की ओर गति करता है। एक समय आएगा जब ये जाकर दोनों क्या हो जाएंगे? स्थिर हो जाएंगे। स्थिर हो जाएंगे मतलब जब परासरण की क्रिया रुक जाएगी, साम्य बन जाएगा इनके बीच। अब जो है वो अणु विलायक से विलयन की ओर गति नहीं कर पाते। तो उस स्थिति पर जब साम्य बन जाए, इस साम्य की स्थिति पर पिस्टन P2 पर हम बाहर से एक दाब आरोपित करेंगे। किस पर आरोपित करेंगे? इस विलयन वाले भाग पर इतना दाब लगाएंगे कि पिस्टन P1 पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाए, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, और उस स्थिति पर विलायक के अणु विलयन में प्रवेश नहीं करे। तो जितना दाब इस पिस्टन P2 पर आरोपित किया जाएगा ताकि इनके बीच में साम्य बना रहे, पिस्टन अपनी मूल अवस्था में रहे और परासरण की क्रिया रुक जाए, उस लगाए गए दाब को हम क्या कहेंगे? परासरण दाब कहेंगे। तो कैसे कहोगे आप? कि विलयन पर आरोपित वह दाब जिससे ये दोनों विलायक और विलयन के बीच साम्य स्थापित हो जाए और इनमें परासरण की क्रिया रुक जाए, तो जो आप दाब आरोपित करोगे उस विलयन पर आरोपित दाब को परासरण दाब कहते हैं। ठीक है।